हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का सेक्शन 2.6 इक्विपोटेंशियल सरफेस देखने वाले हैं। बहुत ही आसान कंसेप्ट है। ये देखो, ये किस दो वर्ड से बना है मिलकर के? इक्विपोटेंशियल आपको दो वर्ड से मिलकर बना है, इक्वी और पोटेंशियल। इक्वी मतलब क्या हुआ? इक्वल। और पोटेंशियल तो आप जानते ही हो, पोटेंशियल। सो ऐसा सरफेस जिसका पोटेंशियल इक्वल हो, उस पर पाए जाने वाले हर एक पॉइंट का पोटेंशियल इक्वल हो, उसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। या आप बोल सकते हो कि लोकस ऑफ सेम पोटेंशियल। सेम पोटेंशियल का जो भी पाथ होगा, जो भी उसका इक्वेशन होगा, सरफेस होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल. So an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all point on the surface. So सबसे पहले सबसे आसान केस सिंगल चार्ज Q के कारण देखते हैं। तो सिंगल चार्ज Q के कारण पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0Q/r। तो सिंगल चार्ज Q को रखे, तो उससे r डिस्टेंस पर आप कोई भी पॉइंट लोगे, तो यहाँ पर लोगे तभी पोटेंशियल का वैल्यू यही आएगा। यहाँ पर लोगे आर डिस्टेंस पर तो यही आएगा, यहाँ पर लोगे तो यही आएगा, यहाँ पर लोगे तो यही आएगा। सो बेसिकली ये एक सर्किल हो गया। सो फॉर सिंगल चार्ज इक्विपोटेंशियल क्या चीज़ होगा? आपको एक सर्कुलर शेप का होगा। इनफैक्ट ये आपको प्लेन में दिखाने के लिए सर्कुलर है। आप यदि इसको 3 डायमेंशनल में विजुलाइज करोगे तो प्लेन से बाहर भी आर डिस्टेंस पर और प्लेन से अंदर भी आर डिस्टेंस पर, प्लेन से लेफ्ट साइड राइट साइड हर तरफ ये आपको आर डिस्टेंस पर। सो ये बेसिकली आपको स्फेरिकल कंसेंट्रिक स्फेरिकल सरफेस होगा। So this shows that V is constant if R is constant. V तब तक constant होता है जब तक R constant होता है, and thus equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surface. ठीक है। So इस पॉजिटिव चार्ज के लिए ये एक आपको सरफेस हो गया जो कि स्फीयर का सरफेस है। ठीक है, इसका एक पोटेंशियल होगा। लेट्स से कि इसका पोटेंशियल क्या होगा? 1/4πε0Q/r1। ठीक है, उसके अगला जो एक स्फीयर हो गया वो ये हो गया। ठीक है, जिसका रेडियस आप मान लो r2 है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा इसका वैल्यू होगा 1/4πε0Q/r2। अब बताओ कि इन दोनों में से किसका पोटेंशियल, इसको V1 मानो, इसको V2 मानोगे, तो किसका पोटेंशियल का वैल्यू ज़्यादा होगा? R जिसका कम है पोटेंशियल का वैल्यू उसका ज़्यादा होगा। इसका मतलब यहाँ पर यदि सपोज करो कि 60 वोल्ट है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा? 50 वोल्ट। यहाँ पर फिर आपको होगा 40 वोल्ट, यहाँ पर फिर आपको होगा 30 वोल्ट। और आपको मालूम है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो गया। और पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। सो एक चीज़ तो आप इससे ये भी निकाल कर ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज along द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। सो मैं एक लाइन जो हम लोग इन्फरेंस करते जाएंगे वो लिखते जाएंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली बात है, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप देखते हो कि ऐसे ही बनता है। ये पोटेंशियल से ही कितना बना रहा है? एंगल 90 डिग्री बना रहा है। मीन्स कि इस डायरेक्शन में भी ले लो तो हर एक पोटेंशियल से ही 90 डिग्री बना रहा है। मीन्स कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का आपको ग्राफ दिया जाए तो उसका परपेंडिकुलर जो सरफेस ड्रॉ करोगे वही आपको इक्विपोटेंशियल का आपको कर्व होगा, सरफेस होगा। सो लिखा गया है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड lines for a single charge Q are radial lines starting from और ending at the charge. पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और निगेटिव चार्ज के लिए इस पर टर्मिनेट होगा। इन बोथ केसेस, ठीक है, और किस कारण में पॉजिटिव निगेटिव हो गया? सो इन बोथ केसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। सो आप बोलोगे दिस इज ट्रू इन जनरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है,
ठीक है, फॉर एनी चार्ज कन्फिग्रेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रूफ इज द प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट इज सिंपल। बहुत आसानी से आपको मैं इस प्रूफ को समझा देता हूं। सो आपको यदि ये प्रूफ करना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल होगा, तो सपोज करो कि वो नॉर्मल नहीं है, मीन्स कि नॉर्मल लाइन जो ऐसे होना चाहिए था उसके बजाय ये ऐसे है। मैं इसको दूसरे पेज में अच्छे से समझाता हूँ। सो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल की जगह आपने ऐसे मान लिया। देखो, कोई भी यदि स्फेरिकल सरफेस होता है ना, तो उसका जो उस पर टेंजेंट होता है वो बेसिकली जो नॉर्मल लाइन होता है उससे 90 डिग्री बनाता है। सो आप नॉर्मल लाइन इससे 90 डिग्री, टेंजेंट से 90 डिग्री बनाने की जगह सपोज करो एक एंगल थीटा बना रहा हो। सो ये एंगल थीटा बना रहा हो, तो क्लियरली इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, इसका दो कंपोनेंट होगा। ये जो अलोंग द टेंजेंट होगा उसको बोलोगे ई पैरेलल, और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा उसको क्या बोलोगे, ई परपेंडिकुलर। अब किसी चार्ज पार्टिकल को यहां पर लिए क्यू को, उसको पैरेलल में अपोजिट सेंस में लाए, इस तरफ लेकर के आ रहे हो। तो इस तरफ लेने के लिए आपको चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगाना होगा, जितना फोर्स से चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तरफ खींच रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो एफ एक्सटर्नल लगाना होगा वो होगा क्यू इंटू ई पैरेलल। तो क्यू इंटू ई पैरेलल इस तरफ आप फोर्स लगा दोगे तभी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, और ये एफ एक्सटर्नल लगा करके जो आपने वर्क डन किया क्यू इंटू ई इंटू डिस्प्लेसमेंट डी किया, आपने डी डिस्टेंस से सपोज करो इसको मूव किया था, तो ये इससे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस, बिकॉज आप जानते हो कि वर्क डन जब भी करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगा। लेकिन आप यदि कोई पार्टिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस पर मूव करेगा तो क्या उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो ई पैरेलल है ये एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि थीटा मस्ट बी 90 डिग्री। क्लियर है। ऐसे भी आप समझो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को मूव करने के लिए जो आपको वर्क डन होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए, क्योंकि चार्ज को यदि V1 पोटेंशियल से V2 पोटेंशियल पर चार्ज Q को मूव किया जाएगा तो वर्क डन होगा Q इंटू V2 माइनस V1, और इस केस में चूंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर दोनों वैल्यू जीरो होता है, सो वर्क डन होगा Q इंटू जीरो, डेट इज जीरो। सो हमेशा ध्यान रखना कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर चार्ज पार्टिकल को मूव करने में जीरो वर्क डन होता है, इसलिए पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है, वो दोनों सेम पोटेंशियल पे होते हैं। क्लियर है। सो देखो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। इफ द फील्ड वेयर नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस इट वुड हैव ए नॉन जीरो कंपोनेंट अलोंग द सरफेस to move unit charge against the direction of component of field, work would have been done, but this is in the contradiction of definition of equipotential surface. There is no potential difference between 2 points on the surface and no work is required to move a test charge on the surface. ठीक है, कोई भी टेस्ट चार्ज को मूव करने के लिए सरफेस के लोग कोई आपको वर्क डन नहीं करने की जरूरत है। देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो दूसरा जो हम लोगों ने कंसेप्ट सीखा वो ये वाला था। पहला कंसेप्ट ये सीखा था हम लोगों ने, दूसरा कंसेप्ट ये रहा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। Equipotential surface offers an alternative visual picture in addition to the picture of electric field lines around a charged configuration. Like अब देखो ये यदि कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकदम कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके एक उस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, एक प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको, अच्छा देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यदि आपको हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, सो इस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो आप इसका पोटेंशियल में बोलोगे V1 V2 V3, तो आप क्या बोलोगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3।
हमेशा आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस तरफ है पोटेंशियल क्या है उस तरफ, आपको जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहा है पोटेंशियल उस तरफ कम है। सो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब एक है आपको पॉजिटिव चार्ज के केस में दिया गया है, ठीक है, ये डाइपोल के केस में दिया गया है, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों है। अच्छा, एक चीज़ और देखने वाली बात है कि आप देखोगे तो चार्ज के बगल में, चार्ज के क्लोज में ये सब बहुत कम स्पेस होता है इनके बीच का, ठीक है, मीन्स कि इनके बीच का गैप कम है, और चार्ज से जैसे दूर जाते हो गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसी तरह से इसमें भी है। उसी तरीके से आप देखोगे कि एक पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज में भी यहाँ पर क्लोज में स्पेस कम है और दूर में स्पेस ज़्यादा है। तो जहाँ पर ये कंसंट्रेटेड होंगे, जैसे पॉजिटिव चार्ज के क्लोज में हो रहा है ना ज़्यादा और दूर में गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है, ठीक है। सो आपको ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज हाई। अब ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड is high where potential, where electric field line या equipotential, where equipotential surface is closely spaced। यदि जितना क्लोजली, ये आपको कंसेप्ट नंबर सी है, जितना वो क्लोजली स्पेस्ड होगा ना वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हाई होगा। क्लियर है? और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलो यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो आपको देखो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू डाइपोल दिया गया है, ठीक है। डाइपोल के कारण दो आइडेंटिकल चार्ज रहेगा तो ऐसा होगा, प्लस चार्ज और माइनस, प्लस प्लस है, वैसे ही यदि माइनस माइनस रहता तो भी ऐसा ही होता है। सो आइडेंटिकल चार्ज के लिए ये दिया गया है, ठीक है। और एक आध आपको यदि मैं बोलूँ कि यदि चार्ज स्फेरिकल सेल की बात करो, ठीक है, ये यदि सेल की मैं बात करूँ तो सेल के लिए कैसा होगा, बाहर में, सेल के बाहर में तो इक्विपोटेंशियल साइड ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि सेंटर पर आप मान लोगे कि पॉजिटिव चार्ज है तो कंसेंट्रिक आपको स्फेयर हो जाएगा, ठीक है, स्फेरिकल शेल बोलो। और इनसाइड में क्या होगा, कांस्टेंट होता है, क्योंकि इनसाइड में पोटेंशियल V क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो इनसाइड में इक्विपोटेंशियल सरफेस एक पूरा आपको सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, मीन्स कि अंदर में किसी पॉइंट से किसी पॉइंट तक जाए आपको वैल्यू क्या होगा, कोई भी आपको वर्क डन नहीं करना होगा और आपको कोई जो पोटेंशियल इनसाइड में हर एक पॉइंट का सेम होगा। सो आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कुछ भी डाउट नहीं हुआ होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कैसे आप अलग अलग टाइप के चार्ज बॉडी का निकालते हैं और इससे क्या कंसेप्ट है वो भी आप समझे होंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। सो इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।